आप ग्रुप डी के लिए आप बेसिक मैथ्स और रीजनिंग का आपको बेसिक सब देख के जाना पड़ेगा। और आपका साइंस वगैरह जो रहेगा, साइंस आपका पॉलिटी या जो है उसमें से बेसिक देखिए और उसका आप क्वेश्चन बनाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे, हम अपने दोस्तों को कहना चाहते हैं जितना से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उनके लिए अच्छा होगा। और हम ग्रुप डी का जॉब करते हुए अभी NTPC का जो एग्ज़ाम था वो देने आए हुए कटक। तो इसमें कहना चाहते हैं कि जॉब करते हुए हम लोग को टाइम मिलता है 2 से 3 घंटा। तो इस बार एग्ज़ाम उतना हम अपने आप को ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा गया जिस अपेक्षा से हम तैयारी करते थे 2 साल पहले। चूँकि मेरे पास अभी समय का अभाव हो गया है, अकेले बैचलर लाइफ जीना ये आपको तो फेस करना ही है जॉब करते हुए। ये आपको तो फेस करना है जॉब करते हुए, लेकिन तैयारी भी आप चाहे तो कर सकते हैं। 3 से 4 घंटा आपको डेली देना आपके लिए मुश्किल का काम नहीं होगा, उतना आप दे सकते हैं। और ग्रुप डी का भी रेलवे में आप घुसिए, ग्रुप डी का पोस्ट चूँकि 10th लेवल से है, लेकिन अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। आप एक बार जो जॉब नहीं कर रहे, एक बार किसी पोस्ट में घुस जाइए, उसके बाद इंटरनल डिपार्टमेंट होता है आपका, LDC का एग्ज़ाम होता है, GDC का एग्ज़ाम होता है, तो उसके थ्रू आप ऊपर का पोस्ट में भी जा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करना चाहेंगे। आपका जो मतलब बेसिक एजुकेशन हुआ, 10th हुआ, वो 10th कब हुआ, कहाँ से हुआ? फिर 12th कब हुआ, कहाँ से हुआ? आगे का जो आपका एजुकेशनल जर्नी रहा वो कैसा रहा? सर 10th तो हम धनबाद बेसिकली टाटा DAV सिजुआ से किए थे। 10th 2009 में हम किए थे 10th। हाँ। और 11th में किए थे, 2011 में किए थे हम। 12th मेरा हो गया, तो उसके बाद हम BTech का कैंडिडेट हैं। और मेरा ये भी निकला था आपका लोको पायलट भी एग्ज़ाम हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसमें मेडिकली अनफिट है और उसका वेटिंग लिस्ट में SNT वाला में मेरा नाम अभी भी है। देखिए वो कब तक क्लियर होता है। तो यही कहना चाहते हैं कि आप ग्रुप डी में रहते हुए भी हौसला मत हारिए कि आप ग्रुप डी में छोटा पोस्ट में हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप मेहनत कीजिए, आप ज़रूर आगे बढ़ें। तो बेसिकली आपने 2009 में मैट्रिक किया, 2011 में आपने इंटरमीडिएट किया और 2015 में बीटेक किया। उसके बाद आपका जो फॉर्म भरा 2018 का ग्रुप डी का, वो आपने कौन से बोर्ड से भरा? जी मैंने रांची बोर्ड से फॉर्म भरा था ग्रुप डी का। और मेरा ज्वाइनिंग RRC आपका जो आपका कोलकाता में है, SER साउथ ईस्टर्न रेलवे, उसके थ्रू मेरा पोस्टिंग टाटा में हुआ। अच्छा। तो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला था वो पोस्ट प्रेफरेंस क्या था आपका? जी पहले तो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस SNT था ग्रुप डी में भी, लेकिन पता नहीं मेडिकली क्राइटेरिया उसमें नंबर मेरा अच्छा था, मेरा से कम नंबर वाला को, और वो भी चश्मा पहनते थे, उन लोग को SNT मिला है सेम बोर्ड जिनको मेरा जानकारी है कि मेरा से कम नंबर था, पता नहीं। और मेरा प्रेफरेंस SNT पहले था, फिर पॉइंट्समैन था, और उसके बाद मेरा TRS था। चूँकि मेरा फील्ड इलेक्ट्रिकल से हम किए थे तो मुझे मालूम था कि ये फील्ड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है TRS, इसी मैंने TRS को भी प्रेफरेंस दिया था ऊपर। अच्छा, बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया था? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई से किया था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे जो ग्रुप डी 2018 के एग्जामिनेशन दे करके जो अभी ज्वाइनिंग लिए हैं उनका हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ था कि उनको जानकारी नहीं थी पोस्ट प्रेफरेंस के। तो सबने देखा कि ट्रैक मेंटेनर की मतलब वो वैकेंसी ज़्यादा है, तो सबने टॉप में ट्रैक मेंटेनर ही डाल दिया। तो क्या आपको पहले से जानकारी थी कि ट्रैक मेंटेनर में क्या काम होता है, SNT में क्या काम होता है? जी पूरा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन जैसे आपका YouTube चैनल और बहुत ऐसे संस्थान है YouTube में जिसके थ्रू हम जानकारी लिए किसमें क्या काम होता है, और उस तरह से मैंने पता करके ही पोस्ट प्रेफरेंस डाला था। मतलब अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आगे का जो भी डिसीजंस होंगे सारे उसी को बेसिक प्रेफरेंस मतलब रेफरेंस लेवल उसी को रखा जाएगा। जी सर, क्योंकि मुझे मालूम है कि 90+ भी कुछ लड़का लाए थे, लेकिन उन लोग को पोस्ट प्रेफरेंस का कोई जानकारी नहीं था। जानकारी के अभाव में वो लोग सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर में पोस्ट निकला था तो पहला वो लोग वही डाल दिए थे। तो नंबर ज़्यादा होने के बावजूद वो लोग मेडिकली फिट होने के बावजूद उन लोगों को ट्रैक मेंटेनर मिला है। इसलिए आप कोई भी फॉर्म निकलता है, इसका नोटिफिकेशन निकलता है, तो उसको अच्छा से पढ़ लीजिए भरने से पहले, और जहाँ से जानकारी जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे आपका चैनल है वहाँ से भी जुगाड़ कर सकते हैं, या किसी भी आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त कोई भी हो जो रेलवे में काम कर रहे हो, उन लोग से आप पूछ सकते हैं कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डाला जाए, और आपका जो पढ़ाई है उससे कौन सा
पोस्ट प्रेफरेंस आपका मैच करेगा, उस हिसाब से आपको ताकि आपको प्रमोशन में भी आगे हेल्प हो। प्रमोशन में भी जी। मतलब बेसिकली यही कहना है कि कोई भी फॉर्म को भरना है तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे तरीके से थोड़ा समय दे करके रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी बहुत ज़्यादा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तक जो पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है आपका जो वैकेंसी है उसमें भी सेम वही चीज़ होगा। एक्चुअली हम लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं, अरे अभी तक तो फॉर्म भरते हैं ये भी वैसा ही होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका फॉर्म आया, तो आपने ग्रुप डी की डेडिकेटेड होकर के तैयारी करी थी या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो आपको लगा कि नहीं ग्रुप डी भी मेरा इसमें हो जाएगा? नहीं, चूँकि मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा था और 2015 के बाद गवर्नमेंट वैकेंसी ऐसे रेलवे तो कम निकाल रहा था वैकेंसी, आपका 2018 के आसपास ही निकाला था जो जनरल लेवल का कंपटीशन था। तो मैं जनरल का तैयारी करता था। एक्चुअली मैं एसएससी का स्टूडेंट था। एसएससी का पीटी मैं 2 बार क्लियर कर चुका हूँ। मेरिट में एसएससी का सीजीएल में छट चुका हूँ। तो उस हिसाब से फॉर्म भर रहा था, जनरल का तैयारी कर रहा था। तो ग्रुप डी का भी भरा था, एनटीपीसी का भी भरा था और आपका टेक्नीशियन वाला भी भरा था। तो पहले आप मेरा ज्वाइनिंग आया इसमें ग्रुप डी में, तो ये ज्वाइन कर लिए हैं। वैसे हम झारखंड का भी बहुत सारा तैयारी कर रहे थे वैकेंसी का। जैसे आपका पंचायत सचिव का जो रिजल्ट अभी सरकार पंचायत सचिव का जो रिजल्ट अभी सरकार दिए नहीं है, कुछ ही दिनों में देंगे, तो उसका भी मेरा क्लियर है। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए। और सबसे बेसिक चीज़ है कि आप हल्का फुल्का डेली रेगुलर पढ़िए। आप ये नहीं मैटर करता है कि आप 1 महीना में 8-8 घंटा या 10-10 घंटा डेली पढ़ें। आप 3 घंटा 2 घंटा ही दें, लेकिन उसको कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। जैसे साल भर आपको वही मेंटेन रहना चाहिए। और हाँ, क्वेश्चन बैंक बनाना या सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको मालूम चलेगा, आपको अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ये ज़रूरी है। तो बेसिकली आपका ग्रुप डी की तैयारी की बात करें तो आप लोग ग्रुप डी के लिए कैसे तैयारी करते थे? ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? जी सर, ऑनलाइन स्टडी तो आपको कोई भी तैयारी के लिए आपको एक मार्गदर्शन होना चाहिए कि कैसे तैयारी करना चाहिए। चूँकि मैं 2016-17 से ही तैयारी कर रहा था, तो मुझे ये आइडिया हो चुका था कि तैयारी किस तरह करना चाहिए। तो उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं से यूट्यूब से भी क्लास लेते हैं, कीजिए, आप वहाँ से बेसिक जानकारी लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी 1 से 2 घंटा एकदम अनिवार्य है। आप क्योंकि आप क्या पढ़ते हैं, आपको यूट्यूब में जो पढ़ाया जाएगा तो सब टीचर चूँकि अच्छा है तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें ना, तो आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो वो भूल सकते हैं आप। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी में कुछ बुक्स का भी सहारा लेते थे आप? जी, सेल्फ स्टडी में वैसे तो मेरा किरण का एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक था वो पहले पढ़ चुका था, और अरिहंत का जीएस का बुक था, उससे मैं प्रैक्टिस करता था। और बाद बाकी ल्यूसेंट का बुक है, तो ल्यूसेंट को मैं उतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उसमें समय नहीं दे पाया हूँ और दूसरा बुक फॉलो किया हूँ, इसलिए मैं ल्यूसेंट को उतना प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ। हाँ, बुक सभी अच्छे हैं, जितना मार्केट में बुक अवेलेबल हैं बुक सभी अच्छे हैं, बस आपको किस ढंग से पढ़ाई करना है। और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि आप मार्केट का 10 बुक मत पढ़िए, आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। यही बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि जो भी ग्रुप डी के तैयारी कर रहे 2019 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, होपफुली एनटीपीसी हम लोगों का मार्च तक ये खत्म हो जाता है, तो अप्रैल में उनका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जो भी उनके पास टाइम बचा हुआ है, जनवरी खत्म ही हो चुका है, फरवरी मार्च 2 महीने के आसपास का उनके पास समय है। तो इस 2 महीना में मैं आपसे कुछ बुक्स का लिस्ट बताने का कहूँ स्टूडेंट्स को, तो मैथमेटिक्स के लिए आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे, कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए, कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना चाहिए रेलवे ग्रुप डी 2019 की तैयारी करने के लिए? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाइज मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर देखिए, सब्जेक्ट वाइज तो मैथमेटिक्स तो पहले आप जानिए किस टाइप का मैथ्स में क्वेश्चन पूछता है। हाँ। जैसे आपका एसएससी सीजीएल एसएससी का सिलेबस और इसका सिलेबस सेम है, लेकिन कुछ माइनर चेंजेज है। जैसे आपका एसएससी में बहुत कम आपको मीन, मीडियन, मोड ये सब पूछा जाता था। आपका ये रेलवे का सिलेबस में तो आप एक प्रीवियस ईयर जैसे हम प्लेटफॉर्म का देखे थे, तो प्लेटफॉर्म से मुझे मालूम चला कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस हिसाब से देखें कि हर एक चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूट्यूब चैनल ऐसे बहुत हैं, तो मैं यूट्यूब चैनल से आपका नाम बताता हूँ, ऐसे 2-3 को मैंने फॉलो किया था। एक भूतेश सर हैं, E1 कोचिंग सेंटर उनका नाम है, तो भूतेश सर का मैंने शुरू में पढ़ा था। अभी राहुल देसवाल करके हैं, तो उनका भी मैं वीडियो देख लेता हूँ। कुछ बुक्स मैथमेटिक्स में आप रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को? मैथमेटिक्स का कोई बुक्स?
कुछ ऐसे पर्टिकुलर बुक तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक से बनाता नहीं हूँ। मेरा एक बेसिक हो गया था एसएससी सीजीएल का, तो मुझे आइडिया हो गया था कि चैप्टर में किस टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आप सबसे पहले कि आप जैसे टाइम एंड वर्क का बना रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में मान लीजिए आप 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन वो आपका ज़रूरी है तैयारी के लिए, क्योंकि तैयारी के 1-2 दिन पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना जल्दी सिलेबस को रिवीजन करें। तो आप जब मैथ्स का पढ़ते हैं तो जैसे टाइम एंड वर्क का 200 क्वेश्चन मान लीजिए बनाए, तो उसमें 10 या 15 टाइप का हार्डली क्वेश्चन होगा जो अलग अलग टाइप का वेरी करता है। तो आप एक पतला नोटबुक लीजिए, उसमें हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लीजिए, हर एक टाइप का, और उसका सॉल्यूशन जो आप अपने तरीके से जानते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं। जैसे मैथ में आप 200 क्वेश्चन तो कोई बुक से लास्ट टाइम पढ़ नहीं सकते हैं, मात्र 20 क्वेश्चन पढ़िए जो अलग अलग टाइप का हो और उसी में सारा कवर कर जाए। ये सिंपली टाइम एंड वर्क के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए है कि अलग अलग टाइप का एक एक क्वेश्चन बनाइए जो आप लास्ट में देख सकते हैं। ज्योमेट्री का भी फॉर्मूला बेस्ड जो होता है क्वेश्चन सब, या ट्रिग्नोमेट्री होता है या अलजेब्रा का, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बनाइए और वो लास्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो आपको क्विक रिवीजन में फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपको लास्ट में समय बहुत कम बचता है। आजकल करंट अफेयर का भी वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो करंट अफेयर के लिए भी हम बोलेंगे कि आप नियमित रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इस बार तो नहीं पढ़ पाया, मैं जॉब करते हुए उतना नहीं पढ़ पाया, लेकिन आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का भी डेली बेसिस पे देखते रहिए कि लास्ट में आपको बर्डन ना लगे कि इतना ज़्यादा करंट अफेयर रेलवे में जैसे पूछा जाता है, आपका 2 साल 3 साल का भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप हल्का फुल्का डेली देखते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उसी तरह से जनरल साइंस के बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो सर, जनरल साइंस का तो मेरा चूँकि साइंस बैकग्राउंड है, तो साइंस में मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ, क्योंकि मेरा साइंस अच्छा है। और यही बोलूँगा कि कोई भी मार्केट से क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, कोई भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। अभी मैं एक दोस्त से सुना था कि आपका घटना चक्र का, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, तो घटना चक्र का बहुत अच्छा आया है साइंस का जो कलेक्शन है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, या जी लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, कोई भी, लेकिन आप एक ही को बुक को फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि आप हम बोल रहे हैं 10 गो बुक, तो आप 10 गो बुक को फॉलो कीजिएगा। आप मार्केट में देखिए, आप दोस्तों से पता कीजिए कौन बुक अच्छा है, तो आप एक बुक पे ही ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए तो बहुत ज़्यादा फायदा है। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहिए आपके रॉ मार्क्स की। तो आपका रॉ मार्क्स कितना था? किसमें सर? ग्रुप डी में। ग्रुप डी में मेरा 84 रॉ मार्क्स था। नॉर्मलाइज होकर कितना हो गया था? नॉर्मलाइज होकर 88 पॉइंट समथिंग हुआ था। आरआरबी रांची से? आरआरबी रांची से। अच्छा, उसके बाद कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ का तो सर उतना ज़्यादा जानकारी हमको अभी नहीं है, और उस वक्त भी हम कट ऑफ पे ध्यान नहीं दिए थे, क्योंकि हम इतना बनाए थे, 84 आ रहा था तो हमको लगा तो हो जाएगा, तो कट ऑफ पे हम ध्यान नहीं दिए थे। और फिजिकल के बारे में कहना चाहूँगा, जो ग्रुप डी का विद्यार्थी हैं, फिजिकल के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप पहले पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी का फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आए उसके बाद भी 1 से 1.5 महीना आप जिस तरह पढ़ाई में मेहनत करते हैं उस तरह फिजिकल में भी मेहनत कीजिएगा, तो 1 से 1.5 महीना में आपका फिजिकल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका फिजिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, मेरा फिजिकल का एक्सपीरियंस बोले तो ऐसे तो मैं आरपीएफ एसआई का फिजिकल में छट चुका हूँ, मैं झारखंड एसआई का फिजिकल में छट चुका हूँ। फिजिकल का बात कर रहा हूँ, मैं सीपीओ का फिजिकल, मेरा कुछ प्रॉब्लम है पैर में, इसलिए मैं नहीं क्लियर कर पाया, लेकिन हाँ मैं हारा नहीं हूँ कि क्लियर नहीं हो पाया तो आगे भी क्लियर नहीं होगा। उस वक्त प्रॉब्लम था, मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे डेंगू हो गया था, तो उससे शरीर कुछ ज़्यादा वीक हो गया था, जो मेरा पैर सपोर्ट नहीं कर रहा था दौड़ने में। तो इस बार भी देखिए मैं और एसआई का लेवल का बिहार का फॉर्म भरा हूँ, और भरा हूँ तो अब की बार छोड़ना नहीं है, अब की बार क्लियर करना है। जो अनुभव बुरा अनुभव है उससे इंसान को सीखने मिलता है, और यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है पुराना, आपको एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप एक्सपीरियंस से सीखिए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, या फिजिकल में ही आप बोल सकते हैं कि कैसे आप किए थे। कि बहुत सारा विद्यार्थी का जैसे 2018 वाला में फिजिकल क्लियर नहीं हुआ होगा, तो उसमें सोचिए कि आप में क्या कमी रह गया था। आप डाइट पे ध्यान दीजिए और प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। ग्रुप डी का फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं।
तो बेसिकली यहाँ पे एक मैं कंक्लूजन पे आ सकता हूँ, जिस तरह से आपने बताया कि आपको काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में आपने ट्राई किया, बहुत सारी जगह पे आपको रिजेक्शन मिला, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये आपका ग्रुप डी 2018 एक ऐसा एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिला, हुआ, फिर भी आप कहीं पे हिम्मत नहीं आ रहे हैं। जहाँ भी आपको असफलताएं मिली उसको आपने ताकत बनाया, अपनी कमजोरी नहीं बनाई है, और उसको जो है कि उस ताकत को इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहे। तो ये बहुत मतलब कि आपका इंप्रेसिव लगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स भी कभी कभी तैयारी करते करते डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना लंबा टाइम, जैसे ग्रुप डी की ही बात करें तो 2019 में फॉर्म आया है, अभी 2021 आने वाला है, 2 साल का टाइम पीरियड हो चुका है, अभी तक एग्जामिनेशन डेट भी नहीं आया। तो बहुत बार स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ाई करते करते कि मैं कितना पढ़ाई करूँ। तो जो डीमोटिवेशन आता, उस क्या आपको कभी ऐसा आता था? आता तो कैसे ओवरकम करते थे इस चीज़ से? ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होता था, क्योंकि वैकेंसी बहुत लेट में आता था या एग्ज़ाम में डिले होता था तो डिमोटिवेट मैं भी होता था। लेकिन हमेशा ये रखता था कि इसके अलावा ऑप्शन क्या है। आपको जो माहौल है आपको उसी के थ्रू पढ़ना है। अगर आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है फिर भी आप निरंतर अपना पढ़ाई पे अपने पे भरोसा रखिए और पढ़ाई कीजिए, आप कामयाब जरूर होंगे। जितना भी दोस्त है मेरा जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कभी हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगा और आप हिम्मत मत हारिए। आप कहीं ना कहीं ज़रूर आप प्लेस्ड हो जाएंगे, आपका करियर संवर जाएगा। तो हम लोगों ने रिटर्न की बात करी, उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल की भी बात करी। हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ। लास्ट 1-2 क्वेश्चन रिटर्न के रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जो ग्रुप डी 2019 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जामिनेशन अप्रैल 2021 में स्टार्ट होने वाला है। 2 मंथ का उनके पास टाइम बचा हुआ है। तो आपका जब 2 मंथ का टाइम बचा हुआ था तो आपका क्या अप्रोच था? आप डेडिकेटेड ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए लग गए थे, या 2 महीना बचा हुआ था फिर भी आप जनरल कॉम्पिटिशन की ही तैयारी कर रहे थे? देखिए, मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा था तो मुझे ग्रुप डी के लिए कोई स्पेशल तैयारी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जो विद्यार्थी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जो बैंकिंग को छोड़ के, चूँकि बैंकिंग में मेरा उतना अनुभव नहीं है तो उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, जो जनरल कंपटीशन जैसे सीजीएल या कोई भी स्टेट लेवल का वैकेंसी का तैयारी करते हैं, उनका बेसिक अच्छा ही रहता है। लास्ट में आपको 1 से 1.5 महीना में आप देखिए कि जैसे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिए, जो आपका टीसीएस कंडक्ट कराया वो बहुत सारा मिल जाएगा। आजकल बहुत सारा बुक निकल गया है, तो वहाँ से देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि मीन मीडियन मोड दूसरा बोर्ड में नहीं पूछता है, तो उस टाइप आपका देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था और आप उसी के अनुसार हर एक चैप्टर पे थोड़ा थोड़ा समय देके तैयारी कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, तो बेसिकली मैं अगर आपसे 1 वर्ड में पूछूं तो जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हो उसके लिए लास्ट 60 डेज का प्लान उनको बताने के लिए आपको कहा जाए तो लास्ट 60 डेज में आप उनको क्या प्लान बताएंगे जो उनको प्लान रखना चाहिए? देखिए, मैं अपना अनुभव से, जैसे आज ही मेरा एग्जाम था एनटीपीसी का, तो मैं ये अनुभव से कह सकता हूँ कि आप लास्ट के लिए कुछ मत छोड़िए। जो लास्ट में कर लेंगे ये होते ही रहता है, कर लेंगे। वो जो टालने वाला आदत होता है कि आप टालते ही रह जाएंगे। आप अभी से लग जाइए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। और जो बेसिक मैंने बताया था कि आप एक नोटबुक लीजिए, जैसे आप कोई भी चैप्टर बना रहे हैं, मान लीजिए आप अलजेब्रा बना रहे हैं या आप ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, तो उसका हर एक अलग अलग टाइप का एक क्वेश्चन आप अपने लिए प्रिपेयर कर लीजिए एक नोटबुक में सेपरेट, कि आप लास्ट में जब रिवीजन करें, जब आपका एग्जाम से 1 सप्ताह बचे तो आप रिवीजन 200 या कोई बुक उठा के आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक इतना मोटा है। तो आप वो जो 20 क्वेश्चन बनाए हैं सेपरेट टाइम एंड वर्क से या अलजेब्रा से, उस पर ध्यान दें और वो क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन भी लें। और ये जरूरी नहीं है कि आप 10 तरह का सॉल्यूशन एक क्वेश्चन का मालूम करके रखिए। आपको एग्जाम निकालना है तो आपको कौन सॉल्यूशन अच्छा से आता है, आप उसी पे डटे रहिए। हाँ, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा समय है तो अगर आपको लगता है कि दूसरा कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो इससे कम समय पे बन सकता है, तो आपका पास समय है तो आप वो सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर समय का अभाव है तो आप जो सीखे हैं उसी पे डटे रहिए और बस इसी तरह आप तैयारी करते रहिए। तो आपका एएलपी के सीबीटी 1 के स्कोर की बात करें तो रॉ मार्क्स कितना था एएलपी का सीबीटी 1 में? एएलपी का सीबीटी 1 में तो सर मेरा 70 के अप्रॉक्स आया था। आप टोटल रॉ मार्क्स मुझे टोटल याद नहीं है, लेकिन 70 पे अप्रॉक्स आया था। 74 या 75 था। बिफोर नॉर्मलाइजेशन या और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन करके था मेरा उतना। नॉर्मलाइजेशन से पहले कितना था वो याद नहीं है? याद नहीं। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सीबीटी 2 का। तो पेपर 1 में आपको कितने मार्क्स थे? सर पेपर 1 में तो एग्जैक्टली टोटल हमको जिसे मेरिट बना था, मेरा टोटल नॉर्मलाइजेशन करके 87.6
समथिंग आया है, चूँकि उतना ही आया है 87.63। तो मैं अभी वेटिंग लिस्ट में हूँ और मेरा 83 की 84 था ऐसे विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ALP का CBT 2 में। अच्छा, और CBT 1 में? CBT 1 में नॉर्मलाइजेशन करके सर 70 के अप्रोक्स था। हाँ, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ALP का जब मैंने CBT 1 का एग्ज़ाम दिया था तो अपना अनुभव से सीखा था। उस समय जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन मुझे मेरा छूट गया था CBT 1 में, उसको स्पेशल मैंने टाइम दिया था और CBT 2 के लिए उसको स्पेशली प्रिपेयर किया था कि ये चीज़ मेरा छूटा है या इसमें ज़्यादा समय लगा है, तो उसमें मैं समय दिया था। मेरा बहुत गलत हुआ था आपका CBT 1 में, जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, ये सब गलती हो गया था। तो उस पर मैंने ध्यान दिया और CBT 2 में वो सब मुझे लगता है कि मैं 99% वो सब क्वेश्चन सारा का सारा सही करके आया था। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि गलती से मैं सीखा था कि क्या क्या मेरे से छूटा था, क्या मेरा गलती हुआ था, किसमें मैं पीछे था। ये जानना आपको ज़रूरी है कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में तैयारी करने वाला बच्चा को अगर माने तो बहुत है। तो कामयाब होने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप क्या कमी है, ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, आपका क्या कमी है आप वो जान लें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। और कामयाबी मतलब कमी को जानें और उसको दूर करने का कोशिश भी करें। ये नहीं मेरा ये कमज़ोरी है और उसको दूर करने का कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगा। कामयाबी को जानें और उस कामयाबी को कमजोरी को और उस कमजोरी को दूर करने का कोशिश करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CBT 3 के साइको, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, साइको के लिए तो मैं ऑनलाइन ही क्लास तैयारी किया था, तो साइको में उतना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था साइको में, लेकिन मुझे मालूम था चूँकि मैं ग्लासेस बहुत पहले से पहनता हूँ, तो चूँकि मालूम था कि मेरा ALP में नहीं होगा, तब पर भी मैं एग्ज़ाम दे दिया था, क्लियर भी किया था। तो जानते थे, उसके बाद मेडिकल देने नहीं गया मैं, क्योंकि जानते थे मेरा चश्मा में नहीं होगा। तो ALP का आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या था? ALP में पोस्ट प्रेफरेंस SNT ही सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस। हाँ। तो बेसिकली आपने ALP का भी एग्जामिनेशन दिया, 2018 में जो वैकेंसी आई थी, ग्रुप D का भी एग्जामिनेशन दिया, तो जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था उसमें आपको कुछ अंतर दिखा? क्योंकि सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। पिछले बार भी ग्रुप C के कैटेगरी में LP की वैकेंसी थी, ग्रुप D की थी, 2019 में भी वही हुआ, ग्रुप C में आपका NTPC का वैकेंसी आया, साथ में ग्रुप D का भी वैकेंसी आया, ताकि यदि अगर कुछ क्योंकि दोनों का एग्जामिनेशन TCS नहीं लिया था, तो क्या आपको कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ डिफरेंसेस दिखे, ताकि जो भी ग्रुप D 2019 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो NTPC को अपना बेस बना करके उससे कुछ हेल्प ले सके, यदि हो सकता है? ये मैं बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ALP का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, ALP में आपका साइंस बहुत ज़्यादा पूछा गया था। आपका जो पॉलिटी या हिस्ट्री था उसका क्वेश्चन बहुत ना के बराबर था। तो चूँकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो इससे मेरा बहुत हेल्प हुआ तैयारी में या एग्ज़ाम देने में। आप ALP का एग्ज़ाम दिए, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था उसमें साइंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस था वो ज़्यादा था बनिस्बत आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी था, ये सब था, 1-2 करके पूछा था। और मैं RPF SI का भी क्लियर जो किया था, उसमें RPF और NTPC में आप ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा RPF का भी तैयारी करते हैं या NTPC का तैयारी करते हैं, उसमें सिर्फ आप साइंस को नहीं ले सकते हैं, साइंस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। उसमें आप पॉलिटी को भी देखिए उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए, आप ज्योग्राफी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए, हिस्ट्री को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। लेकिन जो मैं निकाला था आपका ALP का एग्ज़ाम, उसमें पूरा का पूरा मैं बोल सकता हूँ तो पूरा मैं साइंस के भरोसे ही निकाला था, क्योंकि उसमें साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, साइंस का क्वेश्चन उसमें। और वैसे आप सब पढ़ाई कीजिए, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा कि आप आने वाले अगर कोई वैकेंसी अगर ALP या टेक्नीशियन की आने वाली है तो उसमें आप साइंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा और बाद बाकी सब्जेक्ट को भी समय दीजिएगा, लेकिन साइंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आज की हम लोग बात करें तो जनरल साइंस का वेटेज काफ़ी कम देखने को मिला। जी। 40 नंबर था, होपफुली मुझे लगता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। तो एक्चुअली यही कारण है कि NTPC के जो सिलेबस आप लोगों को दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 30 नंबर मैथमेटिक्स, 30 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर जनरल अवेयरनेस, उस जनरल अवेयरनेस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडेड है। जब ग्रुप D की हम लोग बात करें तो उसका सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से किया गया, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। ग्रुप D और ALP में आपका साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, जो मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ कि उसमें वेटेज ज़्यादा था। इस बार जो RPF SI का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था उसमें आपका साइंस का वेटेज कम होके आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी था। RPF का एग्ज़ाम में जो रेलवे कंडक्ट कराती है और NTPC का एग्ज़ाम में आपका
ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बनिस्बत की साइंस। तो जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो कम समय पर भी तैयारी अच्छा कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं सेंट्रल लेवल पे आपसे जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी सारा एग्जामिनेशन का प्री क्लियर किया है, तो सेंट्रल लेवल में आपने कितने एग्जामिनेशन का प्री किया है? फर्स्ट आपका हो गया एलपी, और मतलब फाइनल सिलेक्शन तो ग्रुप डी में ही हुआ, फर्स्ट एलपी, सेकंड ग्रुप डी, थर्ड आपका आरपीएफ एसआई का भी प्री क्लियर किया आपने? आरपीएफ एसआई का प्री क्लियर कर चुका हूँ। एसएससी सीजीएल का भी प्री क्लियर किया? एसएससी सीजीएल का भी और कौन सा एग्जामिनेशन का प्री क्लियर किया? एसएससी सीपीओ, सीपीओ का भी प्री क्लियर है? प्री क्लियर है। और सेंट्रल लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे यही सब एग्जाम का प्री। सेंट्रल लेवल का मेंस किसका किसका क्लियर किया आपने? एक तो एलपी का है जो आपका ज्वाइनिंग हो गया है, मतलब सॉरी ग्रुप डी का ज्वाइनिंग हो गया है। ग्रुप डी का तो मेंस होता नहीं, एक ही पेपर होता एक ही है। पेपर होता एलपी का आपने मेंस क्लियर किया है? क्लियर किया। और किसी सेंट्रल लेवल का किसी का मेंस क्लियर किया आपने? नहीं, ऐसा तो कोई आइडिया नहीं। तो बेसिकली आप अपने स्तर से कोशिश किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन केवल आपका ग्रुप डी में ही हो पाया? अभी तक हो पाया ग्रुप डी में। वैसे वेटिंग में है झारखंड का पंचायत सचिव, तो उसका देखिए रिजल्ट आने वाला 10-15 दिन में आ जाना चाहिए। ऐसे स्टेट पे भी बात करेंगे तो स्टेट लेवल का आपने कौन कौन से स्टेट्स के कौन कौन से एग्जामिनेशन को प्री क्लियर किया है? एक तो आपका हो गया झारखंड सचिवालय। झारखंड सचिवालय का नहीं सर, झारखंड पंचायत सचिव। झारखंड पंचायत सचिवालय। बिहार का आपको एग्जामिनेशन बता रहे थे? बिहार का एक बार बीपीएससी का दे चुका हूँ मैं। वो उसका प्री क्लियर किया था? नहीं, वो मतलब मेरा दे नहीं पाया था वो एग्ज़ाम, लेकिन क्वेश्चन देख के लगा जो बच्चा सीजीएल का तैयारी करते हैं ना, और थोड़ा उसी का बेस थोड़ा अच्छा कीजिएगा तो आपका बिहार का हो जाएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन देखा था, मैं दिया नहीं था एग्ज़ाम, तो लगा था हाँ पीटी क्लियर कर एकदम इजीली क्लियर हो, इजीली नहीं मतलब क्लियर हो जाएगा। और किसी स्टेट का झारखंड पंचायत सचिवालय छोड़ करके स्टेट लेवल के कोई प्री एग्जाम को क्लियर किया आपने? जी, झारखंड एसआई का पीटी मेंस दोनों क्लियर किया हूँ, और तो झारखंड का कोई वैकेंसी नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे थोड़ा आपसे। ग्रुप डी का हमारा प्रिपरेशन की पूरी हमने बात कर ली, कैसे आपने तैयारी करी उसकी भी बात कर ली, फिजिकल के बारे में भी बात कर ली कि क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए, क्या आपका एक्सपीरियंस था वो भी आपने शेयर किया। तो आपका फिजिकल कहाँ हुआ था बेसिकली? फिजिकल मेरा खड़गपुर में हुआ। खड़गपुर में, अच्छा। तो कैसा रहा था उसका एक्सपीरियंस? फिजिकल का एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए थोड़ा। सर फिजिकल का एक्सपीरियंस तो मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। एक भैया को, अगर ये वीडियो अपलोड होता तो एक भैया को, रवि कुमार नाम है उनका बहुत मतलब थैंक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बैकग्राउंड से नहीं था, मेरा पैर वीक था, लेकिन उन्होंने लास्ट लगभग 20-25 दिन उन्होंने मुझे बताया कि आपका दौड़ने के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका मसल्स वगैरह रिलैक्स रहे, तो वो दौड़ने में मदद करता है। तो मैं रवि भैया को थैंक करना चाहता हूँ। एक मिनट सर। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा उसकी तरफ, फिजिकल से आगे बढ़ते हैं हम लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ। तो कितने दिनों के बाद आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? सर फिजिकल तो मेरा मार्च अप्रैल, एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली रफली आइडिया कुछ। हाँ, तो 3-4 महीना में आ गया था आपका डीवी का। फिजिकल क्लियर होने के बाद डीवी के लिए आ गया था, 3-4 महीना में आ गया था। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हुआ था? आरआरबी रांची में? जी डॉक्यूमेंट मेरा डॉक्यूमेंट ग्रुप डी का वेरिफिकेशन आप मेरा कोलकाता में हुआ था। बीएनआर कोलकाता जो एसईआर का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत तरीके का कन्फ्यूजन होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एकदम बेसिक से, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक क्या क्या हुआ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताएं, ताकि कोई ग्रुप डी 2019 के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो भी अभी 2 महीने का समय बना हुआ है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो अभी वो रेडी कर सकते हैं तो वो रेडी भी कर ले, और उनका इधर बीएनआर कोलकाता में पड़ता है तो उनके लिए सारी चीज़ें कॉन्क्रीट क्लियर हो जाए कि वो आखिर वहाँ किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जी मेरा बीएनआर कोलकाता में हुआ था, सुबह को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मुझे एक्चुअली पूरा अच्छा से याद नहीं है, जितना याद है रफली कुछ बताइए कितना स्टूडेंट था, लेकिन मेरा फर्स्ट फेज में बुलाया गया था। सुबह को ही 10-11 बजे के आसपास मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए चला गया था। जो कैंडिडेट ओबीसी या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस किसी से भरे हैं फॉर्म, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले आप ये बना लें। आप झारखंड से हैं तो झारखंड में हर एक चीज़ ऑनलाइन बनती है, तो उसमें आपको ओबीसी बनाएंगे तो आपको उसमें थोड़ा समय लग जाता है, या ईडब्ल्यूएस बनाएंगे तो समय लग जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप ध्यान दीजिए, अगर इससे आप अप्लाई किए हैं तो आप ये सारा डॉक्यूमेंट बना लें।
बाद बाकी अपना पास सारा ओरिजिनल रखें, जैसे आपका 10th 12th जो रहता ही है ये सब आप ओरिजिनल रखें। और हाँ, ग्रुप डी का वैकेंसी आपका 10th लेवल पर पूछता है, लेकिन आप वहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहता है आप हायर लेवल का भी दे सकते हैं। वहाँ पे तो ग्रुप डी में फ़ायदा नहीं होगा ज्वाइनिंग के समय, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन देंगे तो आपका रेलवे के इंटरनली डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें आपका अगर आपके पास है तो आपको फ़ायदा करे। तो बेसिकली आपका कैटेगरी क्या था? सर मैं ओबीसी कैटेगरी था मेरा। हाँ, ओबीसी और क्लियर जनरल का कटअप से ज़्यादा मेरा आया था, तो इससे मैं जनरल कैंडिडेट का रिजल्ट में आया था, लेकिन ओबीसी का कैंडिडेट फॉर्म भरते टाइम आपने ओबीसी डाला था और आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ था। ओबीसी सर्टिफिकेट था आपके पास? जी, ओबीसी सर्टिफिकेट झारखंड से? जी, झारखंड से। तो कुछ स्टूडेंट झारखंड के हमारे देख रहे हो, तो आप उनको बताइए कि झारखंड में ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने का क्या प्रोसीजर, आपने किस तरीके से बनवाया था? सर ओबीसी बनाने का तो सिंपल है। ओबीसी के लिए आपको रेसिडेंशियल बनाना पड़ेगा। आप झारखंड का मूल निवासी हैं तो रेसिडेंशियल अब प्रज्ञा केंद्र जो झारखंड में होता है तो वहाँ पे जाएँ, सबसे पहले रेसिडेंशियल और इनकम बनाएं। रेसिडेंशियल और इनकम बनाने के बाद ही आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओबीसी तुरंत नहीं बन जाता है, दोनों बनाने के लिए इनकम और रेसिडेंशियल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट बना लें, जब वेरिफिकेशन हो उस समय आप दौड़ भाग ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप पहले से बना के रखें। और ओबीसी का या इनकम तो 6 महीना ही आपका वैलिड रहता है, ओबीसी 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो जो कैंडिडेट 2018 में बनाए या 19 में बनाए या 20 में ही बनाए हैं ओबीसी और सोचेंगे कि मेरा वेरिफिकेशन मान लीजिए 2021 में होगा, तो उस समय आपको ओबीसी उस समय वैलिड नहीं रहेगा। उस समय आपको नया ओबीसी का बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी का जो आपका डॉक्यूमेंट होता है 1 ही साल के लिए वैलिड होता है। तो इसके लिए आप मुझे ये बताइए कि मतलब ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को चाहे तो अभी से ही रेडी कर सकते हैं? अभी से रेडी कर सकते हैं, लेकिन आपका चूँकि रेलवे में एग्ज़ाम लेने में और फाइनल ज्वाइनिंग में आपका समय आएगा, तो मैं ये कहूँगा क्योंकि आप एक ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारा एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे झारखंड का एक ज़रूरी था कि झारखंड का जो मैं पंचायत सचिव या एसआई क्लियर किया था उस समय मेरा बना हुआ नहीं था, तो मैं अदर स्टेट का कैंडिडेट से बन के झारखंड में फाइट किया था, झारखंड का होते हुए। क्योंकि झारखंड में आप कोई भी वैकेंसी भरेंगे इससे पहले तो उसमें आपका शुरू में ही आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, तो मेरा पास उस समय था नहीं, तो अदर स्टेट से मैं अप्लाई किया था। तो ये बना के रख लें, ज़्यादा नहीं आपको खर्च होता है। आप प्रज्ञा केंद्र जाएं, आप जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है वो जमा कर दें। और आजकल झारखंड में तो ऑनलाइन प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। आप झार सेवा जो पोर्टल है झारखंड गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाके कि आपके कहाँ से आपका प्रोसेस गुजर रहा है डॉक्यूमेंट का। और ओबीसी के जो कैंडिडेट बनाएंगे, आप सेंट्रल लेवल का जो जॉब लेना चाहते हैं तो आप ओबीसी सीओ से नहीं एसडीओ से बनाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ओबीसी को लेकर के स्टूडेंट्स में एक ये कन्फ्यूजन होता है कि सर कुछ एक पर्टिकुलर आरआरबी में क्या हुआ था पिछले बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था एलपी का और ग्रुप डी का, हम लोगों ने भी इसको प्रॉपर एक्सटेंसिवली कवर अप किया था। तो कुछ एक पर्टिकुलर बोर्ड में हमें क्या देखने को मिला कि वो 2 ओबीसी का डिमांड करते हैं। एक तो फॉर्म भरने से पहले का, मतलब उस समय आप ओबीसी थे या नहीं थे, और एक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता उस समय का रेसेंट में कि अभी आप ओबीसी है कि नहीं है। जी, मुझे भी ये ज़रूरत पड़ा था फॉर्म भरते समय। उस समय मेरा ओबीसी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक साल आपका साल भर के लिए ओबीसी वैलिड रहता है, तो हर एक साल आप अप्लाई कर दीजिए जो आपका ओबीसी लैप्स होने से पहले, और ताकि आपका नया साल में बन के टाइमली आ जाए। और जब आपका ज्वाइनिंग हो उस समय भी आप ज्वाइनिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय भी आप ओबीसी का नया बनवा लें, ये दोनों जरूरत पड़ता है। और एक रेलवे में आपका ये कौन सा बोर्ड, सिकंदराबाद बोर्ड में डिमांड किया था स्पेशली, जैसे इसका फॉर्मेट दिया हुआ था ओबीसी का, रेलवे का फॉर्मेट। तो जो झारखंड सरकार ऑनलाइन बना के देती है फॉर्मेट वही रहती है, लेकिन वहाँ पे डिमांड किया था मेरा एक भाई का, वहाँ का एलपी में हुआ है कि आपको वही फॉर्मेट में वहाँ पे आप एसडीओ से नाम लिखवाइए और उसमें आप जो ऑनलाइन बनाए हैं उसको दिखा के साइन करवा के, जो रेलवे का फॉर्मेट में है वो मांग रहा था वहाँ पे। लेकिन मेरा साथ बीएनआर जो हुआ था न, रांची में भी मैं एएलपी वाला जो था एसएनटी वाला, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, तो ऐसा कुछ मेरा प्रॉब्लम फेस करने का जरूरत नहीं पड़ा कि अलग अलग फॉर्मेट में ओबीसी में। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है? हाँ, हुआ था, ये मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट को सारे सिचुएशंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा।
अगर कोई बोर्ड आप सिकंदराबाद पिछला बार हुआ था, जरूरी नहीं कि ये बार भी हो, लेकिन आपके पास अगर समय है तो आप सबसे पहले ऑनलाइन बना लें और जो फॉर्मेट देता है ओबीसी वाला उसको ले जाएं एसडीओ के पास और बोलें सर ऐसे ऐसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का डिमांड है, तो हमको इसमें नाम भर के उसमें साइन करके और उनका स्टाम्प लगवा दें तो बहुत अच्छा होगा। एक और स्टूडेंट्स को ओबीसी को लेकर के कन्फ्यूजन होता है कि मैंने फॉर्म भरा ओबीसी में, अब मेरे पास मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट किसी कारण से नहीं बन पाया, तो क्या मैं जनरल से फाइट कर सकता हूँ या मुझे ओबीसी देना ही होगा? नहीं दे पाता हूँ तो मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। इधर मैंने जनरल कट ऑफ क्रॉस कर दिया तो इसमें क्योंकि मुझे रफली कुछ आइडिया है, जैसे आप ओबीसी का कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, अगर ओबीसी का आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा के अगर आप नंबर ओबीसी में क्वालिफाई की, एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा के, मैं स्पेशली ये इंगित करना चाहता हूँ, एज रिलैक्सेशन मान लीजिए कोई वैकेंसी का जनरल का एज क्राइटेरिया 27 ईयर, उसमें ओबीसी का 3 साल एक्सटेंशन दिया, तो आपका 27 साल से पार हो गया है, आप लगभग 28 साल या 29 साल एज रिलैक्सेशन का ओबीसी का फ़ायदा उठाए हैं, तो आपका ओबीसी में ही रिजल्ट काउंट होगा। आप चाहे आप कितना भी नंबर लेते आइए, आप जनरल से भी ज़्यादा नंबर लेते आइए जनरल का कट ऑफ से, लेकिन आप ओबीसी में ही रहेंगे। यही कारण है कि आपका आरपीएफ का जो कांस्टेबल था उसमें ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा गया था जनरल का अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप अगर एज रिलैक्सेशन में फ़ायदा उठा लिए हैं तो और उसी क्राइटेरिया से फॉर्म भरे हैं तो आपको जो सीट मिलेगा उसमें ओबीसी कैंडिडेट वाला सीट मिलेगा, और अगर उस समय आप ओबीसी का डॉक्यूमेंट नहीं शो कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेसिकली मैं आपके पूरे बात को समराइज़ करूं तो मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगा कि यदि अगर आपने ओबीसी का बेनिफिट उठा लिया है तब तो आपको मतलब प्रोड्यूस करना ही करना पड़ेगा। अब बेनिफिट नहीं उठाया है तो ये बन गया तो अच्छी बात है, मौका मिला तो लाभ उठा लीजिए, और नहीं बन पाया तो आप जनरल से फाइट कर सकते हैं। जनरल से अगर कट ऑफ ज़्यादा है तो आप जनरल से आराम से फाइट कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, आपके पास एएलपी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस है, प्लस में ग्रुप डी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस है, तो आप जो दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अटेंड किए तो क्या कुछ बेसिक डिफरेंस दिखा? एएलपी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आरआरबी रांची में प्लस साउथ ईस्टर्न रेलवे जो बीएनआर में आपने अटेंड किया, या पूरा कंप्लीटली सेम प्रोसीजर दिखा कि नहीं कोई एक स्टूडेंट जेन्युइन है तो दोनों जगहों पर उसे सेम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? सर जेन्युइन कैंडिडेट के लिए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। हाँ, कुछ माइनर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर एक जगह का कल्चर अलग होता है। मुझे बीएनआर में समय कुछ ज़्यादा लगा था, जो मैं आरआरबी एएलपी का बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बनिस्बत मुझे बीएनआर में समय ज़्यादा लगा था। वहाँ का मेडिकल प्रोसेस वगैरह सब बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग था, और यही मेरा जो एएलपी का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ मेरा रांची में, दोनों एक ही दिन में क्लियर हो गया। अच्छा। लेकिन वहाँ उसके बाद मेडिकल मेरा हुआ था इसका धनबाद SNTU जो एएलपी का, तो उसमें मेरा एक दिन में मेडिकल क्लियर हो गया था, और मैं वहाँ पे 3 दिन रह के मेडिकल क्लियर करवाया था। अच्छा अच्छा, बीएनआर में। तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग थोड़ा डिफरेंसेस है। इसको आप अगर कहीं भी मेडिकल आपका होता है तो आप मालूम कर लीजिएगा वहाँ पे किस तरह का प्रोसेस चलता है, और उस हिसाब से आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाएंगे। ये नहीं सोच के जाएं कि मेडिकल के लिए जा रहे हैं एक ही दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये सोच के जाएं कि वहाँ पे कितना, इधर आ जाइए कैमरा में देखो बोलिए। हाँ हाँ, वहाँ पे आपको कितना समय लगेगा। आप ये कैंडिडेट जो प्रीवियस में क्लियर कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा चुके हैं, या मेडिकल में उस जगह पे जा चुके हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो उनसे पता कर लें और उस हिसाब से अपने आप मतलब सामान या उतना सामग्री लेके जाएं कि आप 3-4 दिन भी स्टे करना आपको ज़रूरत पड़े तो आप करें। आएंगे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल की तरफ भी आएंगे और विस्तार से जानेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1-2 और महत्वपूर्ण सवाल मैं जो सारे स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे आपसे कुछ मिस्टेक हुआ था या आपको कुछ परेशानी हुई थी? जी सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे बीएनआर कोलकाता में जो ग्रुप डी का था उसमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ था कि रेसिडेंशियल चाहिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट था उसमें कहीं नहीं था, उसमें ओबीसी था और रेसिडेंशियल नहीं कहीं मेंशन किया हुआ था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे मालूम चला कि रेसिडेंशियल का भी वहाँ पे डिमांड कर रहा था। तो वैसे मैं रेसिडेंशियल का प्रिंट आउट नहीं ले गया था, लेकिन मेरे पास पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी था। सॉफ्ट कॉपी वैसे जीमेल में रख लेते हैं या पेन ड्राइव में किसी में आप रख लीजिए कहीं भी, कि आपको तत्काल में कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप वो वहाँ से निकाल के काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे मन में एक जेन्युइन सवाल आ रहा है रेसिडेंशियल को लेकर के। जब ये सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट थी
तो फिर रेसिडेंशियल का डिमांड का कुछ कोई तर्क नहीं समझ में आ रहा है। जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ मेरा वही हुआ था। बीएनआर जो कोलकाता में हुआ था वही रेसिडेंशियल मांगा गया था। अच्छा अच्छा। और आरआरबी रांची वाला में नहीं मांगा गया था। वही बोल रहे हैं कि हर एक जगह का अलग अलग थोड़ा प्रोसीड्योर अलग है, तो उतना आप सोचिए कि वेरी करेगा। लेकिन हाँ, आप अपना डॉक्यूमेंट उसका सॉफ्ट कॉपी जीमेल में या कोई भी ऐसे सामान में कोई भी ऐसे जगह पे रख ले, पेन ड्राइव में या मोबाइल में, कि आपको कहीं भी तत्काल ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। बेसिकली अपने स्तर से कोई कमी नहीं रखनी है, नहीं जी, अपने तरफ से 100% तैयारी करके जानी है। 100% आप तैयार होके जाइए। तो ये तो एक प्रॉब्लम हुआ जो कि रांची और कोलकाता को मिला करके आपने बताया। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे आपसे कि जिस दिन भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे, चाहे पटना की बात करें चाहे रांची कोलकाता की बात करें, आप जितने भी स्टूडेंट्स को उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो आपका कुछ स्टूडेंट पे ध्यान पड़ा हो, नज़र पड़ा हो कि उन लोगों को किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था? जी सर, कुछ कैंडिडेट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही बायोमेट्रिक उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो उन लोग का प्रॉब्लम हुआ था। उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं नहीं गुजरा हूँ। लेकिन हाँ, 4-5 कैंडिडेट था जिनको साइड कर दिया गया था कि उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम था। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो ओबीसी के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें उनको जानकारी नहीं था, वो नया ओबीसी बना के नहीं गए थे। ओबीसी कैंडिडेट थे और नया ओबीसी बना के नहीं गए थे, तो उनको कुछ डेट दिया गया था कि इतना दिन में आप कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको जनरल से ही आपको रेलवे में थोड़ा समय दिया जाता है, क्योंकि आप इतना प्रोसेस को क्लियर करके जाते हैं तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता डायरेक्टली, आपको टाइम दिया जाता है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जैसे कि एक उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम मैं जब कवरेज कर रहा था, एक था आपका एडमिट कार्ड का जो नीचे वाला पोर्शन जो अभी आपको एनटीपीसी में भी मिला था। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पहली बार उस समय रिक्रूटमेंट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को खो दिए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट को उसको लेकर के भी प्रॉब्लम हो रहा था। ये बात बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। हाँ, क्योंकि मैं तैयारी बहुत दिन से कर रहा था, मुझे ये आइडिया था कि इसका ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, इसका पीईटी का भी आपका ज़रूरत पड़ा था। एडमिट कार्ड जो फिजिकल टेस्ट हुआ था मेरा खड़गपुर में, उसका भी आप जो जैसे अभी बात की है एनटीपीसी का, तो उसमें जो एक पोर्शन काट के रख लेती है कैंडिडेट फाइल जो आपको देती है, उसको आप सेपरेट से रख लें, क्योंकि उसमें रोल नंबर वगैरह सब रहता है। एक फाइल में जहां आपका सारा 10-12 का डॉक्यूमेंट है, जितना भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको आप अच्छा से रख लें कि भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत मेरा भी ऐसे शुरू में हुआ था, मेरा अनुभव नहीं है लेकिन मेरे दोस्तों का अनुभव है कि उन्होंने खो दिया था, तो इनके रिगार्डिंग जानकारी नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ था। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरा सारा प्रॉपर्ली हर एक चीज़ मेरा अरेंज किया हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना था। इसलिए मैं जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, या इधर वो एनटीपीसी दे चुके हैं या देने वाले हैं या ग्रुप डी देने वाला है, मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि बाद में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है, मुझे पता है, मैं आज बोल रहा हूँ, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट खोएगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए जो लोग भी देख रहे हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, वो लोग अपने प्लीज़ इसको अच्छे से रखिएगा। चलिए, अब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, आगे बढ़ते थोड़ा सा मेडिकल की तरफ। अब मेडिकल एक ऐसा मतलब कि प्रोसीजर है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब जो आपके बॉडी का स्पेसिफिकेशन है तो है, दिस इज़ नॉट, ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है कि आप इसकी तैयारी कर लेंगे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है कभी बनवा लेंगे। आपको जो प्रॉब्लम है तो है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ होती है गॉड गिफ्टेड होती है। तो चूँकि स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ तक मेडिकल तक पहुँचते काफ़ी लंबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, CBT 1, CBT 2, CBT 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 4 प्रोसेस से। अब आते हैं मेडिकल की बारी। सबसे पहला चीज़ तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई स्टूडेंट फ्रेशर है, उसने कभी मेडिकल प्रक्रिया से गुजरा नहीं है, तो वो लोग थोड़ा नर्वसनेस रहता है और डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं मेडिकल में जाएंगे क्या होगा नहीं होगा, इतना मेहनत किए हैं, फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट अपने करियर के लास्ट दौर में भी होते हैं, जो कि उनका लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद उनका उम्र नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट मेडिकल को लेकर के एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप बताएं, एकदम कंक्रीट क्लियर हो जाए, किसी स्टूडेंट के मन में किसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि आप सभी चीज़ों को अभी तक काफ़ी अच्छे से इलाबोरेटिव तरीके से बताएं। तो मुझे लगता है मेडिकल के रिगार्डिंग भी स्टूडेंट्स के सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। देखिए सर, मेडिकल के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जब नोटिफिकेशन निकलता है कोई भी वैकेंसी का, तो उसमें मेडिकल क्राइटेरिया आपका दिया हुआ रहता है कि आपका आई साइट इतना डिमांड है, या आप SI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा हाइट है। तो जैसे ALP का कोई कैंडिडेट है,
उनको मालूम है कि उनका आई साइट ख़राब है, या उनको मालूम, बहुत कैंडिडेट को मालूम भी नहीं होता है क्योंकि वो ग्लासेस नहीं लगाए हैं या ऑप्थेल्मिस्ट के पास नहीं गए हैं। तो जो मेडिकल क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में दिया रहता है वो पहले ही आप एक बार चेक करवा लें। ये नहीं जैसे आपका मान लीजिए 170 हाइट मांगा, एसआई का कोई वैकेंसी निकला और आपका मालूम नहीं है आपको कि 169 है कि 171 है, तो आप पहले एक बार जांच करवा लें कि आपका कितना है। अगर आपका नहीं है, मान लीजिए किसी में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप वो वैकेंसी से ध्यान हटा के दूसरा वैकेंसी पे दीजिए। बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, जिसे मान लीजिए कोई स्पेशली एएलपी का तैयारी करते हैं और एएलपी का उनका ग्लासेस है, तो आप 3 महीना 4 महीना आप उसमें बर्बाद करेंगे और लास्टली फाइनली आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका एएलपी का जो मेडिकल क्राइटेरिया आई साइट को लेकर A1 क्राइटेरिया मांगता है, जो रेलवे की तरफ से। तो मैं जहाँ तक जितना भी स्टूडेंट से मिला हूँ कि मेडिकल आई का रेलवे में बहुत टफ होता है, आप आई साइट से बच नहीं सकते हैं। तो एक बार अगर आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे देख के डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए कि कोई मेरा चश्मा का ये तो ज़रूरत नहीं है। और एएलपी का केस में, और मान लीजिए ग्रुप डी में किसी चीज़ आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी मेडिकल क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। तो आप फॉर्म भरने के समय इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़िए और खुद के बारे में जानकारी रखिए कि मैं किस चीज़ में ये हूँ। अगर मेरा आई साइट वीक, मतलब जिसमें मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पे आपको लेजिक सर्जरी अलाउ नहीं करती है, तो उसमें आप नहीं कुछ कर सकते हैं, तो वो वैकेंसी से अपने आप को दूर रख के कुछ नया वैकेंसी का तैयारी कीजिए, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो और लास्ट में जाके आपको लास्ट में हताशा ना मिले। आप उसके बारे में नोटिफिकेशन से ही जानकारी ले लीजिए कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया मांग रहा है, कितना हाइट मांग रहा है, कितना आई साइट मांग रहा है। और मेडिकल का ऐसे अगर आप फुली फिट है, बहुत सारा, जैसे मैं चश्मा के साथ हूँ और मैं ग्रुप डी का वैकेंसी में हूँ, तो इसमें ये अलाउ किया है। तो मुझे मालूम था कि इसमें इतना डायप्टर तक अलाउ है, तो मैं, अगर आप मेडिकली फिट हैं या उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम जाइए, नॉर्मल होके जाइए सुबह से।